Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter of geography. Third chapter name is हमारी बदलती पृथ्वी, class 7. Let us start to continue our chapter. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदी के कार्य। कौन सा टॉपिक है? नदी के कार्य, कि नदी क्या क्या काम करती है। जो भी हमारे स्थल की बाहरी स्वरूप है, नदी का कार्य, हमारा जो बाहरी परपट्टी है उस पर सबसे ज्यादा जो क्रियाएं होती हैं वो बहते हुए जल के द्वारा होती है। बहता हुआ जल किसी भी रूप में आ सकता है, नदी के रूप में, हिम नदी के रूप में। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न जो भी परिवर्तन होते हैं उनका कारक कौन होता है? बहता हुआ जल। जो भी क्रियाएं होंगी वो किसके कारण होंगी? बहते हुए जल के कारण। चट्टानें टूटेंगी तो जल के कारण, अपरदन, ठीक है। और अपक्षयन होगा चट्टानों का, विनाश होगा, चट्टानें कम होंगी, क्षयित होंगी तो भी अपरदन के कारण। और अगर चट्टानों में तोड़फोड़ होती है, टूट फूट होती है तो वो भी किसके कारण? बहते हुए जल के कारण। जल की मात्रा और नदी का जो फैलाव है उसके द्वारा जो भी अपरदन, निक्षेपण या इसकी जो क्षयन की प्रक्रियाएं हैं वो सब संपन्न होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहते हुए जल के कारण किस किस तरह से कौन कौन सी अपरदन क्रियाएं होती हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, नदी का जो कार्य है उसका कार्य सबसे पहला क्या है कि हमेशा अपरदन करना। अपरदन किस कारण से होता है? बहते हुए जल के कारण। पहला कार्य अपरदन, दूसरा कार्य है इसका अपक्षयन। जो चट्टानें हैं वो किस तरह से अपक्षरित करना, अपक्षरित होती हैं। और तीसरा जो है वो है इसका निक्षेपण। यानी बहते हुए जल के कारण तीन मुख्य क्रियाएं होती हैं: अपरदन, अपक्षरण, आप इसको अपक्षरण भी कर लो, एक ही सेंस में आएंगे तीनों वर्ड्स, ठीक है। अपक्षरण और निक्षेपण। अपरदन का मतलब है चट्टानों का आपस में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाना। पानी के तेज बहाव के कारण चट्टानों में टूट फूट होना और उन चट्टानों का क्षय होना, नष्ट होना अपक्षरण कहलाता। निक्षेपण किसी भी चीज को, जलोढ़ आदि को लाकर जमा करना। तो अपने मार्ग में चट्टानों के नदियां जब अपने मार्ग में आगे बढ़ती हैं तो वो चट्टानों को घिस देती हैं। पानी की लगातार चोट से वो चट्टानें घिसती हुई चली जाती हैं और बहता हुआ जल कहीं ना कहीं उन चट्टानों के अवशेषों को, उन चट्टानों के जो भी टूट फूट का जो उसके साथ सामान जाता है उसको कहीं ना कहीं वो निक्षेपित करती हैं। तो उससे विभिन्न प्रकार की स्थल पर चट्टानों के कारण, बहते हुए जल के कारण विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सिंधु नदी तंत्र है वो सबसे ज्यादा लंबी नदी है और तिब्बत में ये मानसरोवर से निकलकर ये पाकिस्तान में कराची से होती हुई अरब सागर में गिरती है। तो आप देखिए इतनी लंबी नदी है, अपने साथ कितनी चीजों को ये अपक्षरित, अपरदन और निक्षेपण जैसी क्रियाओं को करती हुई ये उधर बढ़ती है। और इसी तरह से सिंधु के साथ साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जो इन तीनों क्रियाओं को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले मान लो एक ये बड़ी चट्टान है, ठीक है। हम इसको इस तरह से आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ। मान लो ये एक बड़ी चट्टान है और इसके साथ ये चट्टान का एक किस तरह से अपरदन होता है, मैं इसको ये समझा रही हूँ आपको। किस, ये बड़ी चट्टान है और जब ये चट्टान यहाँ पर मान लो ये इस तरह से यहाँ तक ये बड़ी चट्टान है पूरा हिस्सा, और जब ये टूटकर नीचे की तरफ गिरी यहाँ पर ऐसे, तो ये किसका रूप ले लेगी? एक गार्ज का। मान लो यहाँ लगातार अपरदन क्रिया के कारण यहाँ पर लगातार टूट फूट होती रही, इसका एक हिस्सा ये नीचे की तरफ गया, दूसरा हिस्सा ये यहाँ नीचे धंस गया और जिससे यहाँ पर इस जहाँ पर भी
ये नदी यहाँ से बीच में से नदियां बही, तो इन नदियों ने इन चट्टानों के दोनों हिस्सों में तोड़फोड़ की और वो चट्टानों का हिस्सा नदियां अपने साथ बहाते हुए यहाँ पर लाकर निक्षेपित करती हैं। यह अपर्दन क्रिया साथ चली, निक्षेपण की क्रिया भी साथ हुई, क्योंकि जो चीज यहाँ से हटेगी वो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी। इस प्रकार हमने जब दूसरा ये था, इसी को हम कहते हैं गार्ज। क्या बोलेंगे इसको? गार्ज, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है वो टूटकर नीचे की तरफ धंसना। इसी प्रकार जलप्रपात कैसे बनाती हैं नदियां? दूसरी क्रिया करेंगे नदियां। मान लो ये चट्टान का एक बड़ा फिर टुकड़ा लेते हैं हम, उसी के थ्रू मैं समझाती हूँ। और जब ये नदियां बहती हुई नीचे की तरफ अपनी इस पेड़ को आते और खड़ी ढाल में गिरती हैं तो ये जलप्रपात बनते हैं। यानी किसी एक चट्टान से खड़ी ढाल में पानी का गिरना क्या बनाता है? जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात किसी एक स्थान से स्थान से जल का खड़ी ढाल में तेजी से गिरना जलप्रपात कहते हैं। अत्यधिक कठोर सेल, मान लो एक बहुत बड़ी कठोर सेल है और ये अपर्दन क्रिया के कारण यहाँ से टूटकर किसी खड़ी घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद जब नदी मैदानी क्षेत्रों से गुजरती है, मान लो ये भी बड़ी चट्टान का टुकड़ा है, यहाँ से क्योंकि चट्टानें मिलेंगी पहाड़ों पर, बहुत चट्टानें हैं, पर्वतीय तो चट्टानें कहलाते हैं, तो उनसे जब ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से। तो जब ये नदियां पर्वतों से ऐसे निकलती हुई जब ये आगे की तरफ अपने मार्ग को लेती हैं तो एक मोड़दार ये रास्ता ग्रहण करती हैं। इस मोड़दार रास्ते को हम क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग का मतलब है मोड़। कई तरह के मोड़ों से होते हुए नदियां बहती, सीधा सपाट तो पानी गिरेगा नहीं, जहां जहां भी उसको रास्ते में रुकावट मिलेगी ये नदियां वहां से मोड़ तोड़ के साथ गुजरेंगी। जब नदी मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है तो उसका बहाव काफी मंदा हो जाता है। मान लो ये चट्टान है और ये धीरे धीरे यहाँ पर मैदान में गिरती है, तो ये मैदानी एरिया में जब जाएगी तो मैदान में इसको कहीं ना कहीं रुकावट मिलेगी, कहीं मोड़ तोड़ से भी गुजरना पड़ेगा, तो वहां इसकी ढालमंदी हो जाएगी और वहां पर ये अपने साथ लाए हुए जो भी निक्षेप होते हैं, अवसाद होते हैं, कूड़ा करकट, गाज, चट्टानों के टुकड़े जो भी होते हैं वो यहाँ मैदानों में ये जमा कर देती है, जिसे हम क्या कहेंगे? निक्षेपण। क्या कहेंगे? हाँ, निक्षेपण। ठीक है, इस तरह से ये इनको निक्षेपित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब नदियां जब ये देखो इस तरह से ये बीच में जो जोड़ सा आ जाता है ऐसे मोड़ों में, तो ये क्या बनाती है? विसर्ग। तो मोड़ों को कहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर जब मोड़ के होते हैं तो वहां से नदियां अपने साथ विभिन्न प्रकार के जो अत्यधिक यहाँ पर झीलें सी बन जाती हैं, जो ये ऐसे रुकावट वाले स्थान आएंगे, यहाँ पर नदियां अत्यधिक अपर्दन होने के कारण जब एक मोड़ से कटकर दूसरे किनारे तक जाती है तो बीच में ये झीलों को बनाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? चाप झील। क्या कहेंगे? चाप झीलें। ये नदियां जहां पर भी इनको लगेगा पानी इकट्ठा, जहां से इनको स्रोत लगेगा सीधे सीधे जाते हुए, जहां भी इनको कुछ गड्ढे मिलेंगे ये वहां पर एक झील का सा निर्माण कर देती है, जिसे गोखुर भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब बाढ़ें आती हैं, ये क्या है? ये जब ये दोनों किनारे हैं तो इनको क्या बोलेंगे? नदी के तटबंध। तटबंध मतलब नदी के किनारे, ये दोनों किनारे हैं, ये तटबंध कहलाएंगे। जब बाढ़ आती है तो नदी अपने तटों को, यानी जब बाढ़ बहुत पानी काफी मात्रा में बहने लगता है, जब बाढ़ आती है तो देखो नदी अपनी सीमा में बहती है, अपने तटबंधों में बहती है, लेकिन बाढ़ आने पर इतना ज्यादा पानी का बहाव तेज हो जाता है कि ये अपने तटबंधों को पार कर जाती हैं और उससे बाहर जब बहने लगती हैं तो पानी बाहर निकलने लगता है और
अपने साथ जो भी जलोढ़ मिट्टी है उसको जहां जहां भी ये मोड़ मिलेंगे वहां वहां पर इसको छोड़ता हुआ ये आगे बढ़ जाता है, जिससे ये बाढ़ग्रस्त मैदान बने हैं। जो भारत के उत्तरी मैदान है वो इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुए हैं। अच्छा, तटबंध का मतलब है, हम तटबंधों को दूसरा नाम कछार के नाम से भी जान सकते हैं। बाढ़ के द्वारा पानी के बहाव से कई बार किनारे थोड़े से उठे हुए से महसूस होते हैं, उनको हम कछार का नाम देते हैं। फिर वितरिकाएं, मतलब नदी ने सबसे पहले क्या किया, गार्स बनाया, जलप्रपात बनाया, फिर उसने मोड़ों से बहती हुई चाप झीलों का निर्माण किया और फिर निक्षेपण प्रक्रिया को कंप्लीट किया। उसके बाद समुद्र तक, मान लो ये समुद्र है और यहाँ तक आते आते नदी क्या करती है, जब ऐसे बहती है तो ये विभिन्न धाराओं में बट जाती है। इसकी मुख्य धाराएं कई उसमें बहने लगती है, यानी नदी को जहां से भी थोड़ा सा सहारा मिलता है पानी को, पानी अपने बहाव को उसी तरफ कर लेता है। तो ये क्या बन जाता है, ये वितरिकाएं हैं। यानी एक मुख्य नदी का कई धाराओं में बटना क्या कहलाता है, पानी का जो एक बहाव है वो कई धाराओं में, कई नदियों में बटकर अलग अलग जगह पर बहने लगता है और उसे हम कहेंगे वितरिकाएं। अनेक छोटी छोटी नदियों में जब एक मुख्य नदी बट जाती है तो वो क्या कहलाती है, वितरिकाएं उस मुख्य नदी की, यानी सहायक नदियां। ये मुख्य नदी है और ये इसकी वितरिकाएं हैं। उसके बाद डेल्टा बनता है, ये जहां पर ये निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है ये डेल्टा कहलाती है। ये एक त्रिभुजाकार आकार का होता है, त्रिभुज आकृति में बनेगा और आपको पता ही होगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। हमारे पश्चिम बंगाल में ये बनता है, जहां पर बड़ी बड़ी सारी नदियां गिरती हैं और गिरने से पहले वो विभिन्न धाराओं में भी बढ़ जाती हैं, लेकिन नीचे आकर जब वो निक्षेपण की प्रक्रिया को पूरा करती हैं तो वो एक तरह से त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक होता है डेल्टा की तरह ही क्या, ज्वार नदमुख, इसको जैसे ये डेल्टा यहां बना, और एक डेल्टा तो किसी भी निक्षेपित को जमा करता है वो डेल्टा कहलाता है, लेकिन ज्वार नदमुख जब पानी का चढ़ाव आता है, ज्वार आता है, उसके कारण बनते हैं। भारत की जो नर्मदा घाटी है और जो तापी है, ये एक भ्रंश घाटी के दौरान ज्वार नदमुखों का निर्माण करती है। यानी ज्वार आने पर नदी के मुंह पर नदी के मुहाने पर एक डेल्टा रूप में कुछ चीजें जम सी जाती है, जिसको हम ज्वार नदमुख कहते हैं। यहाँ पर निक्षेपित होती रहती हैं। फर्क इतना है ज्वार नदमुख और डेल्टा में कि वो नदी के ज्वार के समय ही निर्माण होता है। तो इस तरह से आज हमने नदियों के कार्य पढ़े। नदियां अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर, गाद, चट्टानों के टुकड़े और विभिन्न प्रकार के वनस्पति जीव जंतुओं को बहाकर अपने साथ लाती है। जैसे जैसे बहाव कम होता है तो बाढ़, और जब बाढ़ आती है तो अपने साथ ही तीव्र गति से उन चीजों को बहा कर लाती है। लेकिन जहां पर भी इसको मोड़ नजर आते हैं, जहां पर भी रुकावटें दिखती हैं, वहां पर ये रुक कर उन निक्षेपों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। देखिए, पानी कभी भी अपनी स्पीड को नहीं रोकता है। जहां भी वो अवरुद्ध होता है वहां थोड़ी देर के लिए अब कुछ चीजें रुक जाएंगी, लेकिन पानी उन चीजों को छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है, हिमोड़ जलाकृतियों का। किसका निर्माण होता है, हिमोड़ जलाकृतियों का। देखिए, सबसे पहले आपको लिए ये जान लेना जरूरी है कि बहते हुए जल के कारण अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षरण की क्रिया होती है, और नदियां अपने साथ एक और विभिन्न आकृति बनाती है। जैसे एक वेदिका नुमा आकृति का भी निर्माण करती है। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं कराया था। वेदिका की तरह ये दिखाई देती हैं। ये भी चट्टानों के समान ऊपर से चट्टानें खड़ी, जो कुछ मुलायम चट्टानें होती हैं वो तो बहकर नीचे की तरफ आ जाती हैं और वेदिका के रूप में जमती सी चली जाती हैं। कुछ चट्टानें जो कठोर होती हैं वो ऐसे स्तंभ उनके दिखाई देते हैं, वो खड़ी की खड़ी रहती हैं।
जो मुलायम होगी वही तो चट्टान पिघल पिघल के थोड़ा सा पानी के साथ नीचे अपर्दन क्रिया द्वारा टूट टूट के नीचे आएगी, बाकी अपनी जगह पे स्थिर रहती है। तो ये एक तरह से वेदिकाओं का निर्माण भी करती है। इस प्रकार आज हमने नदी के कार्य देखे कि नदी अपने रास्ते से चलते हुए किस तरह के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ती है। बहते हुए जल की क्रिया से विभिन्न आकृतियां बनती चली जाती हैं और नदियां किस तरह से अपने अपर्दन और निक्षेपण को कार्य को पूरा करती हैं, किस तरह से गोखुर झील का निर्माण करती हैं, चाप झील भी कहते हैं इन्हें, विसर्ग इनके मोड़ों को कहते हैं, त्रिभुजाकार जो डेल्टा जलता है उसको हम क्या कहेंगे, सुंदर वन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस प्रकार आज जो भी मैंने काम कराया है इसको आपने लिख लेना है और याद कर लेना है। ओके, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं भेज दूंगी, साथ साथ काम करते रहिए। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।